हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी पुनः आपके सामने बीएड सेकेंडरी क्लास लेकर उपस्थित हूँ। और आपका थर्ड कंपलसरी पेपर शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन यानी लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। और आज का जो टॉपिक है वो है कम्युनिकेशन। इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने कम्युनिकेशन के बारे में यानी कम्युनिकेशन के अर्थ और कम्युनिकेशन की परिभाषा को आपको समझाने की पूर्ण कोशिश की। और आशा रखता हूं कि आपको पिछले क्लास से कहीं अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से आपने समझा भी होगा। पिछली क्लास मैंने कम्युनिकेशन की विशेषताओं के बारे में बताया और ये भी बताया कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन की प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन जो है एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के अनुसार कार्य करती है। यानी कभी भी कोई संचार का कार्यक्रम होता है या संचार विधि होती है या किसी प्रकार का संप्रेषण होता है तो उनको किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरना पड़ता है। तो हम कह सकते थे, इसीलिए मैंने बताया आपको पिछली क्लास में कि कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार चलायमान रहती है। उसी संदर्भ में आज की क्लास उसके आगे की है और मैं आज बताऊंगा कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, यानी महत्व क्या है उसका, उसकी उपयोगिता क्यों है हमारे आज के दौर में। और यह भी बताऊंगा कि संप्रेषण में किस प्रकार के अवरोध भी आ रहे हैं। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा। और जो पॉइंट आपको समझ में ना आए उसको पॉइंट आउट करिएगा अपने कॉपियों में और हमसे पूछिएगा उनको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में सबसे पहले आते हैं कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण जो होता है वह कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में या किसी संस्था में उसकी उपयोगिता के आधार पर उसका चयन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास और उन्नति के लिए कहीं ना कहीं अच्छे संचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए प्रबंधन तंत्र और प्रशासन की दृष्टि में कम्युनिकेशन को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए कहीं ना कहीं संगठन पर हमको निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि संगठन के लोग ही संचार की व्यवस्था को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संचार की व्यवस्था है वह कहीं ना कहीं शैक्षिक प्रशासन की संस्था पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले आइए लेते हैं पहली हेडिंग, इसको नोट करिए, विचारों के आदान प्रदान में सुविधा। यह है विचारों के आदान प्रदान सुविधा में संप्रेषण के माध्यम से कोई भी शैक्षिक संस्थान जब तक चाहे प्राचार्य हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे छात्र हो, चाहे उसमें काम करने वाले अन्य कर्मचारी लोग हों, तो जब तक विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक वह अपने शैक्षिक कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। यानी उनको कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान करना होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अर्थात जब कोई संस्था में लोग जो संगठन के रूप में काम करते हैं, संस्था में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने के लिए एक प्रकार का संचार की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो जब तक आपस में विचारों का आदान प्रदान नहीं होगा कोई भी संस्था आगे की ओर अग्रसर नहीं हो सकती है, क्योंकि विचारों के द्वारा ही वह आपसी सामंजस्य की स्थिति को बनाए रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलायमान रखने के लिए प्रचार शिक्षक और छात्रों के बीच और कर्मचारियों के बीच उचित प्रकार का कम्युनिकेशन या संप्रेषण का काम होता रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं विरोधी विचारधारा की समाप्ति। तो कहीं ना कहीं जब कहीं बात होती है, यानी कि जब कोई दो व्यक्ति आपस में मनमुटाव रखते हैं
और जब जब दो व्यक्ति आपस में मनमुटाव रखते हैं, उनके अंदर द्वेष की भावना होती है, तो उन द्वेषों को दूर करने के लिए कम्युनिकेशन, बातचीत के द्वारा ही हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं और बातों के माध्यम से ही हम उस द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो इसका महत्व है वो कहीं ना कहीं विरोधी विचारधारा को समाप्ति में कारगर है। यानी जब तक हम बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से अंतःक्रिया नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे समझ पाएंगे कि किसको कौन सी परेशानी है और उन परेशानियों का निराकरण किस प्रकार से किया जाए। यानी किसी भी चीज़ की जो बाधा पहुंचा रही है उसका निराकरण बातचीत के माध्यम से ही संभव हो सकती है। नेक्स्ट है संस्था में आपसी सहयोग। तो संप्रेषण अधिकारियों और कर्मचारियों के मध्य फैली हुई गलतफहमियों को दूर करता है, साथ ही आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान से एक दूसरे के प्रति या संस्था के प्रति सहयोग की भावना होती है। साथ ही एक दूसरे के सहयोग करने में एक दूसरे के लिए तत्पर रहते हैं और अधिकारी भी कर्मचारी के हित का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बातचीत से कहीं ना कहीं जब हम रेगुलर किसी से बात करते हैं, आप महसूस करें जब हम अपने से बड़ों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो गैप समाप्ति की ओर आता है। यानी जो झिझक होता है बड़ों से बात करने में या कुछ कहने में, तो जब हम रेगुलर बातचीत करते हैं तो अपने बातों को आसानी से हम कह पाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना अधिकारियों और उनके कर्मचारियों के मध्य बातचीत की भावना से कहीं ना कहीं संस्था में आपसी सहयोग की भावना बढ़ती है। आगे बढ़ समझें। नेक्स्ट है समन्वय की स्थापना। तो समन्वय से तात्पर्य है कि विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय की स्थापना होती है। यह संस्थाएं बड़ी होती हैं, इनमें अनेक विभाग होते हैं और इन सभी विभागों के क्षेत्र भी बटे होते हैं, किंतु एक तरह से ये संस्था एक परिवार की तरह कार्य करता है। ऐसी स्थिति में संप्रेषण के द्वारा इनमें एकीकरण किया जाता है और पहले से अधिक कार्य को विस्तार देकर विकास की ओर अग्रसर किया जाता है। कभी कभी क्या होता है, संस्थान में ऐसे फैकल्टियां हैं जिसको लोग नहीं जानते, बहुत दूर दूर तक स्थिर होते हैं। तो उन फैकल्टियों को जानने का सबसे अच्छा अवसर है कि बीच बीच में संस्था के लोग एक दूसरे से मिले, बातचीत करें और कम्युनिकेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं उनकी जो बीच की दूरियां हैं वो कम होने का एक द्वार खोलती है, जिससे कम होती है, यानी कम होने का कारण होती है, जिससे जितना हम कम्युनिकेशन करेंगे उनके बीच में जो गैप है वो जल्दी भरेगा, यानी दूरियां कम होंगी बातचीत के माध्यम से। आगे सामने नेक्स्ट है प्रबंध तंत्र को शक्तिशाली बनवाना। तो प्रबंध तंत्र को शक्तिशाली बनाने से अभिप्राय ये है कि आपसी विचार विमर्श तथा उचित प्रकार से सुझावों को दिया जाता है, जिससे कि विद्यालय संबंधित और जो संस्था संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने में कहीं ना कहीं विद्यालय प्रबंधन कम्युनिकेशन का सहारा लेता है, क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही हम आपसी भावनाओं को प्रकट कर पाते हैं और इन आपसी भावनाओं को प्रकट करने के साथ साथ अपनी समस्याओं और दूसरे की समस्याओं से अवगत होते हैं। जब हम दूसरे की समस्याओं से अवगत होंगे तो इस बात को जान लीजिए कि दूसरे की मेरी समस्या भी दूसरा व्यक्ति भी उससे अवगत होना चाहेगा और उसको दूर करने का प्रयास करेगा। इससे कहीं ना कहीं प्रबंध तंत्र को शक्तिशाली बनने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है अपनत्व की भावना। तो सहयोग के द्वारा प्रबंधक और कर्मचारियों के मध्य आपस में अपनत्व की भावना बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, और जब कर्मचारी और प्रबंधक के बीच विश्वास बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनका समर्पण भी संस्था के प्रति अधिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विचारों और अपने अनुभवों को एक दूसरे के समक्ष रखने से, विचारों का आदान प्रदान करने से कहीं ना कहीं अपनत्व की भावना आती है, और जब अपनत्व की भावना आएगी तो संस्था के लोग सुचारू ढंग से और विनम्र पूर्वक अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अपनत्व की भावना बढ़ेगी।
नेक्स्ट है नेतृत्व क्षमता का विकास। तो नेतृत्व करने के लिए, जैसे मैंने पिछली बार बताया आपको कि जो प्रभावी नेता होता है या प्रचार होता है, जो भी होता है, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता का विकास कब हो पाएगा? जब वो अच्छे से संवाद कर पाएगा। अच्छे से संवाद का मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन। संवाद मतलब क्या होता है? जब हम एक बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं या अपनी बात को दूसरे से कहते हैं तो उसको बोलते हैं संवाद। यानी नेतृत्व क्षमता का जो विकास होता है वह संचार के माध्यम से ही संभव है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो नेतृत्व क्षमता का विकास है वह आपसी बातचीत के द्वारा ही संभव हो पाता है। यानी आपसी बातचीत के द्वारा हम उसमें कहीं ना कहीं उस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक कार्यों में वृद्धि हो सके और संस्था को उसमें लाभ की प्राप्ति हो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि संप्रेषण या कम्युनिकेशन का महत्व या उपयोगिता हमारे जीवन में क्यों है। ये जरूरी नहीं कि किसी संस्था के लिए ही कम्युनिकेशन आवश्यक हो। आवश्यकता क्योंकि कम्युनिकेशन इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि संस्था से हम ही आप जुड़े हुए हैं। किसी भी संस्था से जब हम आप जुड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं इस गैप को दूर भी करना पड़ता है, और इस गैप को दूर करने के लिए सबसे अच्छा साधन है कम्युनिकेशन। अब आते हैं कि कम्युनिकेशन से संबंधित कौन कौन से अवरोध पैदा हो जाते हैं जिससे कम्युनिकेशन में अवरोध पैदा होता है, यानी संप्रेषण करने में अवरोध पैदा होता है। तो पहला पॉइंट है आर्थिक बाधाएं, दूसरा है प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव, तीसरा है शिक्षकों में रुचि का अभाव, चौथा है भाषा संबंधी बाधाएं, पांचवा है वैचारिक भिन्नता, नेक्स्ट है तकनीकी बाधाएं, और लास्ट पॉइंट है प्रबंध संबंधी बाधाएं। तो सबसे पहले आते हैं आर्थिक बाधाएं। तो आर्थिक बाधाओं से तात्पर्य है कि कम्युनिकेशन के लिए या संस्था को नई नई टेक्नोलॉजी को उपयोग करने के लिए कहीं ना कहीं अर्थ की आवश्यकता होती है, यानी पैसे की आवश्यकता होती है। तो इन नई नई तकनीकी ज्ञान को लेने के लिए कहीं ना कहीं आर्थिक बाधाएं भी आती हैं। अगर किसी तरह मैनेजमेंट ने या संस्था ने उन वस्तुओं को खरीद लिया या लगवा लिया तो कहीं ना कहीं उनके रखरखाव के लिए अच्छे प्रशिक्षण नहीं मिल पाते, अच्छे प्रशिक्षक नहीं मिल पाते जिससे उनका ठीक प्रकार से रखरखाव हो। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस अवरोध में जो आर्थिक बाधाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं तकनीकी को या संप्रेषण को कहीं ना कहीं रुकावट या अवरोध पैदा कर रही हैं, जिससे कि संप्रेषण के मार्ग में कठिनाई पैदा होती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव। तो प्रशिक्षित व्यक्तियों से अभाव से तात्पर्य है कि संप्रेषण का माध्यम यदि हम खरीद भी लेते हैं तो उसके लिए उचित प्रकार के प्रशिक्षण वाले व्यक्ति नहीं हैं जो उनको उचित प्रकार से उन तकनीकी सामानों को ठीक प्रकार से व्यवस्थित रूप से चला सके। यानी कि तकनीकी कौशल युक्त जो व्यक्ति हैं वह नहीं मिल पाते, जिससे कि संप्रेषण कार्य होने में बाधाएं आती हैं। और आज के समय में तो मान लीजिए कोई तकनीकी के माध्यम से हमने कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर दिया तो बिजली व्यवस्था नहीं है, फिर उसके लिए इन्वर्टर चाहिए, तो जब बिजली व्यवस्था होगी तभी तो उसकी चार्जिंग होगी। तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी निर्भर करता है कि प्रशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है। तीसरा है शिक्षकों में रुचि का अभाव। तो शिक्षकों में रुचि के अभाव से तात्पर्य है कि संप्रेषण के माध्यम से वह कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि नई तकनीकी के माध्यम से कहीं ना कहीं हमारी उपयोगिता कम हो जाएगी। अब हम फिर उसी जगह पे आ जाते हैं कि इन सब चीज़ों का निराकरण कहीं ना कहीं बातचीत के माध्यम से हल हो सकता है। यानी शिक्षकों में नई नई तकनीकी जो संप्रेषण के माध्यम से शिक्षा प्रबंध को अच्छा बना सकते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षकों को उसमें रुचि कम होता है। उसके दो कारण हैं। एक तो पूर्णतः उस तकनीकी की जानकारी उन शिक्षकों को नहीं होती है, दूसरा उनके अंदर द्वेष की भावना होती है कि कहीं उचित तकनीकी अगर आ गई तो कहीं हमारे नौकरी पे सवाल ना खड़ा हो जाए। तो इन सब द्वेष के कारण भी हम इसमें संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करते हैं।
तो इसका सबसे अच्छा साधन क्या है? संप्रेषण, कम्युनिकेशन, यानी बातचीत के माध्यम से हम उन विचारधाराओं को, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं जो कि किसी संस्था के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। नेक्स्ट आते हैं भाषा संबंधी बाधाएं। तो भाषा संबंधी बाधाओं से तात्पर्य है कि सूचना देने वाला और प्राप्त करने वाला यदि समान भाषा के ज्ञाता नहीं है या ज्ञान नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं भाषा संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इससे संदेश, विचार अथवा सूचना को समझने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब जब सूचनाओं को आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ठीक से नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं संप्रेषण के मार्ग में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसके लिए हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो अर्थपूर्ण हो और दूसरों को समझ में आए। यानी सूचना या विचार में प्रयोग होने वाले शब्दों का ज्ञान होना अति आवश्यक है और जिनमें दो अर्थी बातें ना निकलती हों। अगर दो अर्थी बातें निकलेंगी तो उसमें भाषा को समझने में कहीं ना कहीं फेर होगा, यानी उसमें समस्या उत्पन्न होगी। अतः भाषा संबंधी ज्ञान रखना चाहिए। जो स्रोत है जिसके द्वारा कम्युनिकेशन हो रहा है और प्राप्तकर्ता जिस भाषा में स्रोत दे रहा है उसको, उसी भाषा में उसको वो ग्रहण करे, उसी भाषा में उसका ज्ञान रखे। तो ये भी एक है कि भाषा संबंधी विचारधाराएं भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इन बाधाओं को निराकरण करने के लिए भाषा संबंधित ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी भाषा संबंधी ज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है वैचारिक भिन्नता। सभी व्यक्तियों की सोच एक समान नहीं होती। अब जब सभी व्यक्तियों की सोच एक समान नहीं होगी तो उनके कार्य करने की शैली भी एक समान नहीं होगी। इसमें कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाती है और इस प्रकार की भिन्नता प्रत्येक समाज और प्रत्येक राष्ट्र में पाई जाती है, क्योंकि प्रत्येक समाज और प्रत्येक राष्ट्र में अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रीति रिवाज के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग बोलचाल के लोग पाए जाते हैं। इससे और भी चीज़ें हैं कि अलग अलग आयु विभेद के लोग पाए जाते हैं। तो जो बुजुर्ग है, जो प्रौढ़ है, वो भी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम में बाधा उत्पन्न करता है। जो छोटे स्तर के बच्चे हैं वो अपनी बात को रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर भी एक दूसरे की भाषा को हम ना समझने का प्रयास करते हैं। मेरी बात को समझिए, एक दूसरे की भाषा को ना समझने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के विचारों को ना समझने का कारण बनते हैं। अगर किसी छोटे बच्चे ने किसी बात को कहा या अपनी बात को रखा तो बड़े उस बात को नकार देते हैं, वो तो छोटा है। लेकिन कभी कभी इस बात को भी समझना चाहिए कि वो कम्युनिकेशन कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, वो कौन सी बात को बताता है, कौन सी बात को करने के लिए कह रहा है, यानी उसकी भी बातों को सुनना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तकनीकी मामले में कहीं ना कहीं यह वैचारिक भिन्नता भी आती है जो उम्र के साथ उत्पन्न होती है। यानी जब उम्र के पड़ाव पे लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें इस प्रकार की भिन्नताएं आती हैं। जो संस्कृति को लोग होते हैं, धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग रीति रिवाज के होते हैं, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को मानते हैं और दूसरी चीज़ों को मानने के लिए विवश नहीं होते हैं। नेक्स्ट है तकनीकी बाधाएं। विचार अथवा सूचना या संदेश को भेजने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब बात समझ, तकनीकी बाधाएं भाई, किसी भी चीज़ को, सूचना को, विचार को, अनुभव को अगर भेजेंगे तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अगर माध्यम ही त्रुटिपूर्ण है तो जब माध्यम त्रुटिपूर्ण होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन में बाधा उत्पन्न होगी। तो इसके लिए माध्यम और संचालन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी सही माध्यम का चयन करना चाहिए। यानी किसी चीज़ को हम भेज रहे हैं तो उस माध्यम का हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी कि हम अपनी बातों को अगर कह रहे हैं तो उचित भाषा, उचित शैली में होनी चाहिए। और अगर किसी चीज़ को दिखा रहे हैं तो उसके लिए हमें
उस माध्यम की तलाश करनी चाहिए। यानी जब हम किसी बात को कहते हैं बड़ों से, या मान लीजिए किसी संस्था में शिक्षक किसी बात को करता है, अगर वो सोच रहे कि हम टेलीफोन माध्यम से अपनी बात को रखें तो कहीं ना कहीं अनुचित होता है, और जब वो स्वयं जाके इस बात को रखता है तो कहीं ना कहीं उसका सम्मान होता है और उसकी बात को सम्मानपूर्वक सुना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तकनीकी बाधाएं आ रही हैं, यानी तकनीकियों का ठीक प्रकार से उपयोग होना चाहिए। अब मान लीजिए हमें कोई चीज़ लखनऊ भेजनी है, कोई सूचना भेजनी है, तो हम या तो फ़ोन माध्यम से कह दें। अगर जब फ़ोन माध्यम से वो चीज़ नहीं हो पा रही है, अगर मान लीजिए हम अपने रिज्यूम को भेजना चाहते हैं और फ़ोन पे हम बात करके बताएं मैंने ये एजुकेशन किया है, मेरा नाम ये, तो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती है। तो उसका अच्छा माध्यम है कि हम उसको ईमेल कर दें। और एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए कि जो पत्रावली माध्यम है, जो ईमेल का माध्यम है, वो कहीं ना कहीं अपने बातों को पूर्ण करती है और सामने वाला भी उसको गंभीरता से लेता है। आप ध्यान दीजिए कि हम जब किसी बड़े संस्था में जाते हैं या किसी अधिकारी के पास जाते हैं अपनी बातों को लेकर, तो आपने विशेष ध्यान दिया होगा, अगर आप बड़ों के साथ जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि एक एप्लीकेशन तैयार किया जाता है और उसके माध्यम से हमारी कम्युनिकेशन होता है, पत्रावली के माध्यम से। उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मर्यादा को, हम उसकी मर्यादा को बनाए रखते हैं और वो व्यक्ति भी हमारी मर्यादा को बनाता है। क्योंकि जब हम किसी बात को भाषा के रूप में किसी अधिकारी से कहते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि बातचीत करने का जो टोन होता है वो दूसरा होता है। हम कहना कुछ चाहते हैं और भाषा का माध्यम कुछ हो जाता है। तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है तकनीकी के क्षेत्र में कि पत्रावली के माध्यम से अपनी बातों को लिखकर या एप्लीकेशन के माध्यम से लिखकर हम किसी अधिकारी को प्रेषित करें, जिससे वो प्रभावपूर्ण होगा। नेक्स्ट है प्रबंध संबंधी बाधाएं। तो प्रबंध संबंधी बाधा से तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं प्रबंध तंत्र जो है वह अपनी शैलियों को बदलना नहीं चाहता है। यानी कभी कभी अपनी बातों को रखता है और जब अपनी बातों को प्रभावपूर्ण ढंग से रखेगा तो कहीं कहीं संप्रेषण में बाधा उत्पन्न होगी। अर्थात इस बात का ध्यान रखना है कि शैली का प्रभाव कैसा है, यानी प्रबंध तंत्र का विचार कैसा है, निरंकुश तो नहीं है। जब तक वो जनतांत्रिक और प्रजातांत्रिक शैली में बात नहीं करेगा तब तक संस्था का विकास नहीं कर सकता है। यानी इस प्रकार की बाधाएं भी हैं जो प्रबंध तंत्र को ठीक प्रकार से कार्य नहीं करने देती। इसके लिए सबसे अच्छा है कि प्रबंध की बाधा को संप्रेषण के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जाए। तो अतः इस बातों से, इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है या स्पष्ट कहा जा सकता है कि संप्रेषण में कठिनाई तो उत्पन्न होती है, परंतु इसके नकारात्मक सोच को हटाकर हम सकारात्मक सोच के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि संप्रेषण में कठिनाई उत्पन्न ना हो। क्योंकि आज का जो युग है वो परिवर्तन का युग है और परिवर्तन कहीं ना कहीं तकनीकी पर आधारित है। इसलिए हमें नए नए परिवर्तन को स्वीकार करने में सहजता का अनुभव करना चाहिए। यानी कि हमें कम्युनिकेशन के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से किसी चीज़ को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी दिशा में हो। इसका संपूर्ण हल संप्रेषण ही है, यानी संचार के द्वारा ही हम किसी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आपको कम्युनिकेशन के बारे में, जो कम्युनिकेशन का महत्व है उसके बारे में समझ में आया होगा, संप्रेषण की जो अवरोध हैं उसके बारे में समझ में आया होगा। और इस बात को ध्यान दीजिए कि जो अवरोध है, आप जरा सा भी अगर थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे तो इसी अवरोध को उपाय में बदल लें। इन्हीं हेडिंगों को आप उपाय में बदल सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन अगर आता है कि कम्युनिकेशन के कौन कौन से अवरोध हैं और उनके कौन कौन से उपाय होने चाहिए, तो एक क्वेश्चन आपका इसी माध्यम से आपका सॉल्व हो जाएगा। यानी इस बात को आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में क्या क्या चीज़ पूछी जा रही है। इसीलिए मैं आपको डिटेल से बताने की कोशिश करता हूं और मेरे शब्दों का आप ध्यान रखिए कि जिन शब्दों को मैं प्रयोग करता हूं उसमें अवरोध के साथ साथ उपाय भी बताता हूं। तो आप उसको ठीक प्रकार से सुने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास से आप संतुष्ट हुए होंगे
और आपको भली भांति कम्युनिकेशन के महत्व और उपयोगिता समझ में आई होगी। धन्यवाद।